स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। ट्रेड थ्योरी क्रैश कोर्स की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में, धातु और उनके गुणधर्म के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी आज तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जा कर के आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। ये सभी वीडियोस आपके अपकमिंग एग्जाम NPCIL बार इसरो सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली हैं। जो ये आपकी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं बेसिकली, जो आपकी रॉयल पब्लिकेशन की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, धनपत राय और उसके साथ GS शेट्टी, बलवीर सिंह, इन चार बुकों का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। इनका चार बुकों का ये क्या है, निचोड़ है। तो आप अगर इस वीडियोस को अच्छे से देखते हैं तो इन चारों वीडियो को चारों मतलब जो बुक है इसका कंटेंट आपको इसी वीडियोस में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेटल। मेटल मतलब धातु। धातु बेसिकली अगर बात किया जाए तो ये प्राकृतिक अवस्था में खनिजों के रूप में मिलते हैं, मिनरल्स के रूप में मिलते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ता है, इनका मतलब खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण करना पड़ता है। आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण हम आसानी से कम खर्च में कर लेते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ओर के नाम से जानते हैं। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो गया, बॉक्साइट हो गया, ठीक। आयरन का अयस्क क्या हो गया, हेमेटाइट हो गया। इसी प्रकार से अलग अलग धातुओं के अलग अलग अयस्क होते हैं, उनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक। सांद्रण, भर्जन, निस्तापन, प्रगलन, विभिन्न प्रकार की प्रोसेस के द्वारा फाइनली हमें धातु प्राप्त होती है। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि धातुओं में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, उनके कारण उसमें क्या क्या एबिलिटीज आती हैं। तो सबसे पहले अगर बात कीजिए धातु में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो तीन मुख्य प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, देन केमिकल प्रॉपर्टी, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टी। PCM से याद रख सकते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुण। भौतिक गुण धातु के वह गुण होते हैं, कह सकते हैं यहाँ पे नेचुरल गुण होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, इसे आप स्पर्श करके देख के महसूस कर सकते हैं। केमिकल गुण आपके रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं, जो मोस्ट हमारे लिए है वो मैकेनिकल गुण है। तो इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है, इसको आप देख कर, छू कर, स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं। जैसे कलर, कलर मतलब रंग। कोई भी धातु है उसका अपना एक विशेष रंग होता है, सबसे महत्वपूर्ण फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर है। आप धातुओं को देख कर ही क्या कर सकते हो, उसको पहचान सकते हो कि ये कौन सी धातु है। जैसे आयरन किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। कॉपर रेड कलर का, ब्रास पीतल जिसे कहते हैं येलो कलर का रहेगा, पीले कलर का। एल्युमिनियम और सिल्वर कैसा होता है, वाइट होता है, ठीक, या ग्रे वाइट भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, ब्लूश वाइट, तो आप वाइट ही ध्यान में रखिए। एल्युमिनियम और सिल्वर का कलर कैसा होता है, सफ़ेद, उजला सफ़ेद होता है, ठीक। तो ये कुछ प्रमुख धातु और उनके कलर हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, ब्रास का येलो होता है, एल्युमिनियम का वाइट या फिर उजला सफ़ेद कह सकते हैं, ठीक। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट कलर के बाद क्या होता है, वेट होता है, भार। किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी धातु का अपना एक क्या होता है, अलग भार होता है, ठीक। भार को किस में व्यक्त करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर में या क्यूबिक इंच में इसको व्यक्त किया जाता है। कोई धातु हल्की होती है, कोई धातु भारी होती है। जैसे एल्युमिनियम क्या है, सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का पदार्थ है, सबसे हल्की धातु है। आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे हल्की है, तो कौन सी होती है, एल्यूमिनियम होती है, ठीक। हल्का होने के कारण ही जितने भी यातायात के साधन हैं उनकी जो बॉडी बनाई जाती है, बस वगैरह की बॉडी किससे बनाई जाती है, मोस्टली एल्युमिनियम से ही बनाई जाती है। एरो स्पेस इंडस्ट्री में, शिप बिल्डिंग शॉप में जितने भी जहाज़ें वगैरह समुद्र में चलती हैं, बेसिकली किसकी बनाई जाती हैं, एल्युमिनियम की उनकी बॉडी बनी होती है। मोस्ट ऑफ एरो स्पेस इंडस्ट्री के जो कंपोनेंट बनाए जाते हैं वो भी किससे बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम से। या फिर अब आज के डेट में एक नया एलॉय अपना रसियन एलॉय, टाइटेनियम एलॉय से भी बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है। एल्युमिनियम की स्ट्रेंथ थोड़ी क्या होती है, वीक होती है। नेक्स्ट
पूछा जाता है एग्जाम में सबसे भारी धातु कौन सी होती है, हैवीएस्ट मेटल, तो होता है लेड। लेड सबसे भारी धातु होता है, क्यों कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक अपेक्षिक घनत्व जितना ज़्यादा होगा वो धातु उतना ही भारी होगा। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ प्रमुख पदार्थों का पूछा जाता है, जैसे एल्यूमिनियम का पूछा जाए तो आप 2.67 पे टिक करिएगा, 67 ना हो तो 2.6 मिलेगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट कापर का होता है लगभग 8.9 के करीब। नेक्स्ट आपसे स्टील पूछे या फिर आयरन पूछे, स्टील और आयरन दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 7.84 के अप्रॉक्सीमेट होती है। और लास्ट जो आपका लेड है जिसे आप पीबी से डिनोट करते हैं, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो इसकी लगभग 11.4 के करीब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो इन सभी में ये क्या आता है, सबसे हैवीएस्ट मेटल होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं एग्जाम में टिन का भी पूछ लिया जाता है, तो टिन का होता है 7.3 और जिंक का पूछे तो 7.1। ठीक, इसीलिए क्या है, जिंक टिन की अपेक्षा क्या होती है, हल्की होती है। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जिसे हिंदी में कह सकते हैं संरचना, या शुद्ध भाषा में कह सकते हैं बनावट। कोई भी धातु है, कोई भी हमारा पदार्थ है, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, अंदरूनी बनावट कैसी है, उसके कण, उसके परमाणु अंदर किस प्रकार से अरेंज है उसमें, वही उसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। किसी भी धातु का स्ट्रक्चर आप कैसे पता लगा सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, धातु को तोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कोई रॉड है, इसका हमें देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो रॉड को यहाँ से ब्रेक करो, इसका क्रॉस सेक्शन देखो कि यहाँ पर किस प्रकार से इसके एटम्स अरेंज्ड हैं, वही उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। बेसिकली 3 प्रकार के स्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, एक होता है ग्रेनुलर, एक फाइब्रस, एक क्रिस्टलाइन। ठीक, स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है ये ग्रेनुलर होता है। रॉट आयरन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये फाइब्रस रेशेदार होता है। कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये क्रिस्टलाइन होता है। ठीक, तो ये 3 आपसे स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सा, स्टील का हो जाएगा ग्रेनुलर, रॉट आयरन का फाइब्रस, और कास्ट आयरन का कैसा होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्यूजिबिलिटी। फ्यूजिबिलिटी को कह सकते हैं शुद्ध भाषा में गलनीयता। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु की वो प्रॉपर्टी है जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी नहीं है, यांत्रिक गुण नहीं है, वहां पर आपको हार्डनेस, टफनेस, मेलाबिलिटी, उसी के साथ फ्यूजिबिलिटी मिल जाती है। तो फ्यूजिबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी, मेलाबिलिटी, प्लास्टिसिटी से मैच करता है, तो जनरली वहां पर इसको भी लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी कंसीडर कर लेते हैं, जबकि ये क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कोई भी धातु कितने ताप पर क्या होती है, पिघल जाती है। ठीक, वही उसकी क्या होती है, फ्यूजिबिलिटी होती है, जिसे आप मेल्टिंग पॉइंट शुद्ध एक सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। टिन का मेल्टिंग पॉइंट 232 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अगर आपसे जिंक का मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाए तो ये 420 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया जाए तो अगर अप्रॉक्सीमेट होगा तो 660 मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट नहीं है तो 658 डिग्री सेल्सियस भी कहीं कहीं आपको एग्जाम में मिल जाता है। कॉपर का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस, कास्ट आयरन का 1250, रॉट आयरन 1600, टंगस्टन 3370। तो ये कुछ पदार्थ हैं जिनके कुछ धातुएं हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टिन 232, जिंक 420, एल्युमिनियम 658 या 660, कॉपर 1083, कास्ट आयरन 1250, रॉट आयरन 1600, टंगस्टन 3370। यहाँ पर हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो स्टील को इंक्लूड नहीं किया है, क्यों, क्योंकि स्टील का जो फ्यूजिबिलिटी है या कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट है, वो डिपेंड करता है उसके एलॉइंग एलिमेंट पे कि उसमें कौन कौन से एलॉय एलिमेंट उपस्थित हैं, उसके अनुसार उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता रहता है। तो जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि किस प्रकार की स्टील का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता। कंडक्ट हीट
इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी धातु है तो अगर वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, कंडक्ट करने का इन द सेंस एक सिरे से दूसरे सिरे तक होकर गुजरने देती है अपने से, ठीक। मान लो कोई ये धातु का क्या है, एक यहाँ पर टुकड़ा है, इस सिरे पर उसको हमने हीट दिया या उष्मा दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, अगर ये इस सिरे तक पहुंच गई तो क्या है, ये धातु हमारी कंडक्टिव है। अगर इस सिरे तक नहीं पहुंचा तो कंडक्टिव नहीं है। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ का आप कोई छड़ ले लो, उसको इस सिरे पर गर्म करो तो इस सिरे पर यहाँ पर आपको ऊष्मा मिलने वाली नहीं है, जब तक का आपका ये यहाँ तक जलता हुआ नहीं पहुंच जाएगा। मानो लकड़ी है तो यहाँ पर जलाओ तो यहाँ पर आपको गर्मी नहीं मिलेगी, यहाँ पर हीट नहीं मिलेगी, जब तक ये लकड़ी जलती हुई यहाँ नहीं पहुंच जाएगी। लेकिन अगर यही क्या है, कोई स्टील का रॉड ले लो, लोहे का रॉड ले लो, इस सिरे पर आप गर्म करो तो तुरंत कुछ समय बाद आपको इस सिरे पर भी गर्मी महसूस होने लगती। क्यों? क्योंकि इसमें चालन, संवहन, विकिरण, ये सभी आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में साइंस मास्टर क्लासेस की लिंक है, वहां से जाकर के आप साइंस के टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। वहां पर हमने बहुत अच्छे से सभी टॉपिक को क्लियर किया कि कैसे हीट फ्लो करती है एक सब्सटेंस में। तो अगर एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट फ्लो हो जाती है तो मटेरियल क्या है, कंडक्टिव है, अदरवाइज कंडक्टिव नहीं है। जैसे सबसे अधिक कंडक्टिव मटेरियल कौन सा होता है, किसकी चालकता सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे पहला उत्तर होता है स्टूडेंट का कॉपर, लेकिन ये गलत है। सबसे ज्यादा कंडक्टिव कौन सा होता है, सिल्वर, जिसे हिंदी में कहते हैं चांदी। उसके बाद नंबर आता है कॉपर का, देन एल्यूमिनियम, देन अदर मेटल जो हमारे हैं होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं। बट सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, सिल्वर होता है। सिल्वर के बाद फिर कॉपर आता है। इसीलिए क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, वायरिंग वगैरह में किसका प्रयोग किया जाता है, कॉपर की वायर का ही प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ पर पूछेंगे आखिर सिल्वर का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि सिल्वर चांदी काफी महंगी धातु होती है, इसलिए इसका उतना ज्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक। जो आपके गांव वगैरह में, शहरों में जो लाइट लगे होते हैं उसके कनेक्शन आते हैं खंभे पर वायर, वो सब बेसिकली एल्युमिनियम के आते हैं। वहां पर हम कॉपर के भी वायर नहीं लगाते। कॉपर के और सिल्वर के वायर से मान लीजिए वायरिंग कर दी जाए तो पता लगेगा 1 महीने बाद वायर ही गायब हो जाएगा, वहां से लोग वायर को ही लेके चले जाएंगे। तो इसलिए सिल्वर और कॉपर का वहां पर वायरिंग नहीं करते, सिल्वर का तो और भी नहीं कर सकते, ठीक। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, अकॉर्डिंग टू अपने पहुंच के अनुसार हम क्या करते हैं, वहां पर मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं, ठीक। बट बेसिकली ज्यादा से ज्यादा कॉपर का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे आपने पंखे देखे होंगे, उसमें भी जो वाइंडिंग होती है वो किसकी होती है, कॉपर की वाइंडिंग होती है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी के बाद, वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक इन द सेंस, इसे हिंदी में कहते हैं चुंबकीय गुण। तो कोई धातु चुंबकीय कब है, ये कैसे पता लगेगा। बेसिकली धातुओं को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक होता है फेरस और एक होता है नॉन फेरस। फेरस मीन्स लौह धातुएं, नॉन फेरस अलोह धातुएं। जो फेरस धातुएं होती हैं इसका जो मेन एलॉइंग एलिमेंट होता है वो आयरन होता है, Fe होता है, और इसमें आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक। जो बेसिकली फेरस मेटल होंगे ग्रेस ग्रे कलर में होंगे, वे डिफरेंट प्रकार के कलर में पाई जाती है। फेरस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट काफी क्या होता है, अधिक होता है। नॉन फेरस का मेल्टिंग पॉइंट आपका कम होता है। और जो मेन यहाँ पर पूछा जाता है फेरस और नॉन फेरस से, वो ये है कि जो फेरस मेटल होते हैं ये कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड कंडीशन मीन्स ठंडी अवस्था में क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। जबकि जो नॉन फेरस मेटल होते हैं, नॉन फेरस मेटल ठंडी अवस्था में भंगुर नहीं होते हैं। ये किस अवस्था में, जब ये हॉट कंडीशन में होते हैं, जब इसको हम उष्मा देके गर्म करते हैं तो ये गर्म दशा में क्या हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। फेरस मेटल ठंडी अवस्था में भंगुर होंगे, नॉन फेरस मेटल गर्म अवस्था में भंगुर होंगे। तो जिन भी धातुओं के अंदर लोहे की मात्रा, आयरन का मात्रा पाया जाएगा, उनको क्या करेंगे, मैग्नेट अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, तो वो धातुएं क्या होंगी, फेरस मेटल कहलाएंगी। यहाँ भी वही दिया गया है, अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट
जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होती वो मैग्नेटिक धातुएं होती हैं। जो भी फेरस मेटल हैं वो सभी क्या होंगी, मैग्नेटिक होंगी। और नॉन फेरस मेटल क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं, जो कि उसमें आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है ओवेक्यू। इसका मतलब होता है अपारदर्शक। जो भी बेसिकली जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं, अपारदर्शक होती। मान लीजिए धातु की कोई प्लेट है, अपारदर्शक इन द सेंस हम इस तरफ से उस तरफ हम नहीं देख सकते, धातु के आर पार हम नहीं देख सकते। लोहे की पत्ती से पत्ती आप चद्दर ले लो फिर भी आप उसके आर पार नहीं देख सकते। एल्युमिनियम की चद्दर ले लो, किसी भी धातु की आप पतली से पतली चद्दर ले लो, आप एक तरफ से दूसरे तरफ वहां पर देख नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ, धातुएं क्या होती हैं, अपारदर्शक होती हैं। धातुएं अपारदर्शक होती हैं, ताप और बिजली की सुचालक होती हैं, ठीक। गर्म करने पर फैलती हैं, ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। यही इन सब का क्या है, धातुओं का कुछ प्रमुख गुण होता है, ठीक। जितनी भी धातुएं हैं उनके आप आर पार देख नहीं सकते, अपारदर्शक होती हैं। तो ये थे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं अब आप लोगों से फिजिकल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यांत्रिक गुणधर्म की तरफ। इसमें सबसे पहला आता है इलास्टिसिटी, ठीक। इलास्टिसिटी जिसे हिंदी में कहते हैं लचीलापन। लचीलापन का मतलब किसी भी धातु का वह गुण जिससे वो अपनी लंबाई, आकार या आयतन में परिवर्तन क्या करता है, विरोध करता है, ठीक। बट वो डिफॉर्म हो जाता है जब उस पर हम क्या करते हैं, बाह्य बल लगाते हैं। लेकिन जैसे भी हम उस पर बाह्य बल की मात्रा जो लगाए हुए हैं उसको हटाते हैं तो फिर से क्या होता है, वो अपने शेप और साइज को रीगेन कर लेता है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः वापस आ जाता है, ठीक। तो यही क्या होती है, उसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि मोस्ट ऑफ मेटल क्या होता है, जब उस पर हम फोर्स रिमूव करते हैं तो अपनी एग्जैक्ट इनिशियल पोजीशन को प्राप्त नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन रह जाता है। जब उसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन रह जाएगा जब यहाँ से हम फोर्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इलास्टिसिटी क्या है, एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिलीजिंग अप्लाइड फोर्स। ये जो लाइनें यहाँ पर दी गई हैं, सेम सेंटेंस आपके एग्जाम में यही जस्ट पूछ लिया जाता है कि द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिलीजिंग अप्लाइड फोर्स दैट इज कॉल्ड, सो दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। किसी भी धातु का वो गुण जिसके कारण वो बाहरी बलों के प्रभाव को जब उसको हटाते हैं तो अपनी आकृति और अवस्था को फिर से प्राप्त कर लेती हो, क्या कहलाती, इलास्टिसिटी, लचीलापन कहलाता है। जैसे माइल्ड स्टील हो गया, ये क्या है आपका, एक इलास्टिक मटेरियल है। रबड़ है, ये क्या है, इलास्टिक हो, धातु नहीं है, धातु है लेकिन क्या है, वो इलास्टिक है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करता है, आपको देता है रबर और देता है माइल्ड स्टील की इन दोनों में ज्यादा इलास्टिक कौन है, तो ये कौन है, माइल्ड स्टील इलास्टिक है। इसका पूरा डेरिवेशन होता है कि किस प्रकार से इसको आप सिद्ध कर सकते हैं। बट क्या होता है, ये हमें थोड़ा अनुभव नहीं होता है कि ये ज़्यादा इलास्टिक है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो माइल्ड स्टील क्या होता है, ज़्यादा इलास्टिक होता है कंपेयर टू रबर के। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो होती है टेनासिटी। टेनासिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी धातु का वह गुण जिससे वो स्ट्रेचिंग टेंसाइल लोड को बिना टूटे हुए सहन कर लेती है, वही क्या होता है, टेनासिटी कहलाती है। सेंटेंस से क्या मिलता है आपको एग्जाम में, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू विथ स्टैंड टेंसाइल लोड विदाउट रेप्यूचर, ठीक। क्या मिलता है, प्रॉपर्टी ऑफ विथ स्टैंड टेंसाइल लोड विदाउट रेप्यूचर। तो वो क्या कहलाता है, तो उसे कह लेते हैं टेनासिटी। किसी भी धातु को आप क्या करिए, उस पर टेंसाइल फोर्स लगाइए और इस टेंसाइल फोर्स को क्या कर रही है, सहन कर रही है और टूट नहीं रही है, तो इसी गुण को क्या कहा जाता है, टेनासिटी कहा जाता है। माइल्ड स्टील, रॉट आयरन, कॉपर, ये सभी क्या है, टेंसियस मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होती है, जस्ट आपके इलास्टिसिटी के अपोजिट होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इलास्टिसिटी का अपोजिट क्या है, प्लास्टिसिटी है, या प्लास्टिसिटी का अपोजिट क्या है, इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी में आप उस पर फोर्स लगाते थे, जब फोर्स रिमूव करते थे अपनी शेप साइज को रीगेन कर लेती थी। लेकिन
प्लास्टिसिटी में एक स्थिति तक, एक सीमा तक रिगेन करेगी, उसके बाद वो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, तो वही क्या होता है, उसका प्लास्टिसिटी कहलाता है। किसी भी मटेरियल, किसी भी धातु का वो गुण है जिससे वो डिफॉर्मेशन के बाद बिना टूटे उसी आकार में बनी रहती, मतलब उसमें डिफॉर्मेशन के बाद टूटती नहीं। ऐसा नहीं है कि डिफॉर्मेशन के बाद वो क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, ब्रेक नहीं करेगी, लेकिन फिर अपने शेप और साइज को रीगेन भी नहीं कर पाएगी, तो वही क्या होती है, प्लास्टिसिटी होती है। ठीक, यहाँ पर सेंटेंस क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रॉपर्टी टू डज नॉट come to its original shape after removing applied force. The property of material by virtue which the metal does not come to its original shape after removing applied force. जब हम मटेरियल से अप्लाई किया गया फोर्स हटाते हैं और वो अपने ओरिजिनल शेप साइज को रीगेन नहीं कर पाती, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्लास्टिसिटी कहा जाता है। यह जस्ट होता है इलास्टिसिटी के अपोजिट होता है। प्लास्टिसिटी के गुण का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो फॉर्मिंग में, शेपिंग में, एक्सट्रूडिंग में इसका प्रयोग करके कोल्ड और हॉट वर्किंग विधियों द्वारा बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया जाता है। जितने भी आप बर्तन वगैरह देखते हैं वो सब किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं, तो वो आपके प्लास्टिसिटी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि धातु के कुछ गुण के कारण बर्तन बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, तो किस गुण के कारण बनाए जाते हैं, तो वो होता है प्लास्टिसिटी के कारण। प्लास्टिसिटी के कारण ही बर्तन बनाना संभव होता है। एक क्वेश्चन आजकल के मॉडर्न आपके पेपर में मिल सकता है कि ताप बढ़ाने पर, जब हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्लास्टिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ताप बढ़ाने पर प्लास्टिसिटी बढ़ जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा स्टार मार्क करके, कि अगर किसी भी धातु का हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी प्लास्टिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा हार्डनेस है। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, कठोरता। धातु का वह गुण जिससे वह अन्य धातुओं काट सकता है या खरोंच सकता है, लेकिन अपने आप पे खरोंच का या काटने का क्या करता है, विरोध करता है, वही उसकी क्या कहलाती, हार्डनेस कहलाती। द प्रॉपर्टी टू विट स्टैंड स्क्रैचिंग, एब्रेशन, पेनिट्रेशन। किसी भी अदर धातु के द्वारा अगर आप उसे स्क्रैच करोगे, उस पर कटिंग करोगे और उस पर पेनिट्रेशन करोगे, तो उसको क्या करेगा, सहन करेगा, उसका विरोध करेगा। इसके अपोजिट किसी अदर मटेरियल को ये सब क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है, उस पर स्क्रैच मार्क लगा सकता है, उसमें पेनिट्रेशन कर सकता है, ठीक, उस मटेरियल को कट कर सकता है, तो क्या होती है, उस धातु की हार्डनेस कहलाती है। अगर आप अपने दैनिक जीवन से अगर इसको रिलेट करें, तो आपने लोगों को अक्सर कहते सुना हुआ होगा कि आप क्या है, बहुत ही कठोर दिल के इंसान हैं। तो कठोर दिल होने का मतलब क्या, आपके ऊपर उनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा है, चाहे वो जैसे कह रहे हैं, ठीक है, पत्थर के कह लीजिए, पत्थर जैसे हो गए हैं आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बहुत कठोर दिल इंसान है, मतलब उनके किसी भी प्रकार की बातों का कोई इफेक्ट आप पे नहीं पड़ा। सेम यहाँ पर ना स्क्रैचिंग, पेनिट्रेशन, कटिंग, किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वही क्या होती है, उसकी हार्डनेस कहलाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, टफनेस, जिसे हिंदी में कहा जाता है चीमनपन। ये क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट लोड। ठीक, किसी भी मटेरियल पे अगर हम क्या कर रहे हैं, शॉक लोड दे रहे हैं या एक्सीडेंटली इम्पैक्ट लोड दे रहे हैं, और उसको बिना टूटे हुए सहन कर ले जाता है, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वही क्या कहलाता है, टफनेस कहलाता है। ठीक, या दूसरा सेंटेंस भी यहाँ दे दिया जाता है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच इट डज नॉट ब्रेक इवन आफ्टर बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। धातु की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको बेंडिंग और ट्विस्टिंग करने पर भी वो क्या होती है, टूटती नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई एक छड़ है, इसको आप बार बार बेंडिंग कर रहे हैं, ट्विस्टिंग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मड़ोड़ रहे हैं, लेकिन टूटती नहीं है, तो ये किस गुण के कारण है, तो ये टफनेस के गुण के कारण है, क्योंकि ये क्या करती है, मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। किसी भी धातु के जो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है,
उसी को आप क्या कह सकते हैं, टफनेस के नाम से जान सकते हैं। और क्या होगा, सॉफ्ट और इम्पैक्ट लोड का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही बेंडिंग और ट्विस्टिंग करने पर यह आपकी टूटने वाली है। तो ये क्या होती है, टफनेस, जिसे हिंदी में कहते हैं चीमड़पन। नेक्स्ट आता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है, तो मैलिएबिलिटी का मतलब है किसी भी धातु को हम हैमरिंग करें या फिर रोलिंग करके उसको पतली पतली चादरों के रूप में अगर परिवर्तित किया जा सके तो धातु की क्या होती है, मैलिएबिलिटी का गुण कहलाता है। ठीक, किसी भी धातु की वो योग्यता जिससे यदि हम उस पर हैमर से चोट लगाएं या फिर उसको रोलिंग करें तो उसे पतली पतली शीटों के रूप में बदल दें, तो वही उस धातु की क्या होती है, मेलिएबिलिटी होती है। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, टिन, लेड, ये सभी क्या होती है, मेलिएबल धातुएं होती हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो धातुएं मेलिएबल होती हैं वो डक्टाइल भी होती हैं। ये होना आपका जरूरी नहीं है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप लेड ले सकते हैं। लेड क्या है, यहाँ पर एक मैलेबल धातु है लेकिन यह डक्टाइल नहीं है। लेड को आप हैमरिंग करके शीट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आप इस पर टेंसाइल फोर्स लगा के इसको आप डक्टिलिटी का गुण लगा के इसको आप तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जरूरी नहीं जो धातु आपकी मैलेबल हो क्या हो, डक्टाइल भी हो। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं जो कि हमारी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को हिंदी में कहते हैं तन्यता। ये गुण क्या होता है, ब्रिटलनेस के अपोजिट होता है, ध्यान में रखना है। सॉरी, डक्टिलिटी किसके अपोजिट होती है, अभी इसको बाद में देखेंगे, पहले इसकी हम प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। डक्टिलिटी मतलब तन्यता। ड्रॉ इनटू थिन वायर विदाउट रेप्चर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम एटसेट्रा। ठीक, किसी भी धातु की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको हम क्या कर सकते हैं, तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो वही क्या कहलाती है, उस धातु की डक्टिलिटी कहलाती है। सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, इस सब की डक्टिलिटी काफी अच्छी होती है जिसके कारण इसे हम क्या कर सकते हैं, तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हम विपरीत गुण बता रहे थे। विपरीत बेसिकली ब्रिटलनेस और टफनेस का पूछा जाता है, या तो आपसे इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी पूछा जाएगा। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्योंकि इलास्टिसिटी में आप फोर्स रिमूव करते हैं तो शेप और साइज को रिगेन कर लेते हैं, लेकिन प्लास्टिसिटी में फोर्स रिमूव करने के बाद भी शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाती। इसलिए इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार जो ब्रिटलनेस है और टफनेस है ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। ब्रिटलनेस में ये इम्पैक्ट लोड को सहन नहीं कर पाता है, टूट जाता है कणों के रूप में, जबकि टफनेस में क्या करता है, ये इम्पैक्ट लोड को सहन कर लेता है और टूटता नहीं है। ठीक, तो ब्रिटलनेस बेसिकली क्या होती है, भंगुरता। किसी भी धातु को वो गुण होता है जिसके कारण अगर उस पर हम क्या कर रहे हैं, सडन इम्पैक्ट लोड डाल रहे हैं तो उसको सहन नहीं कर पाती है और इमीडिएटली क्या होती है, छोटे छोटे कणों के रूप में टूट जाती है। ब्रेक बाय सडन एप्लीकेशन ऑफ लोड इनटू पीसेस, छोटे छोटे कणों के रूप में, टुकड़ों के रूप में टूट जाना, किसके कारण, सडन इम्पैक्ट लोड के कारण, तो वही क्या होती है, ब्रिटलनेस कहलाती है। जिस भी धातु में ब्रिटलनेस का गुण होगा उस पर आप इम्पैक्ट लोड अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कास्ट आयरन हो गया, मिरर हो गया, जो भी ग्लास है और जो कास्ट आयरन है आपका, इन दोनों पर आप डायरेक्ट इम्पैक्ट लोड अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें क्या होती है, ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके अपोजिट इसमें ब्रिटलनेस है तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कास्ट आयरन की काफ़ी ज़्यादा होती है। इस पर आप कंप्रेसिव, चाहे जितना कंप्रेसिव लोड लगाओ, क्या करता है, सहन कर लेता है। इसीलिए जो भी मशीनों के बेड वगैरह होते हैं किससे बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन से ही। क्यों, क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी, मशीनन योग्यता, बाय व्हिच मेटल कैन बी मशीन इजिली, धातु की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसे सामान्य कटिंग टूल से क्या कर सकते हैं, आसानी से मशीन कर सकते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, मशीनेबिलिटी कहलाती है। कुछ धातुएं होती हैं जिनको हम इजिली मशीन कर लेते हैं, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनके लिए हमें स्पेसिफिक कटिंग टूल प्रयोग करना पड़ता है, तो उनकी मशीनेबिलिटी क्या होती है, थोड़ी अपेक्षाकृत उनसे कम होती है।
नेक्स्ट यहाँ पर आजकल के एडवांस लेवल के एग्जाम में एक टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है जिसे कहते हैं क्रीप, CREEP। क्रीप, क्रीप क्या होता है? किसी भी मटेरियल पे अगर फिक्स्ड टेंसाइल लोड लगाते हैं तो मटेरियल की लंबाई में जो बढ़ोतरी होती है, जो इंक्रीमेंट होता है, उसी को कहते हैं क्रीप। मान लीजिए कोई मटेरियल है, इस पर हम किसी एक अमाउंट का फिक्स्ड टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, चाहे जिस भी डायरेक्शन में हो, तो जो इस टेंसाइल फोर्स के डायरेक्शन में इसकी लंबाई में जो इंक्रीमेंट होता है वही क्या कहलाता है? धातु का क्रीप कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक आपसे पूछा जाता है टर्मिनोलॉजी फटीग की। फटीग क्या होता है? तो फटीग कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती धातु की, जब उस पर अल्टरनेटिंग स्ट्रेस लगाने पर धातु कुछ समय बाद फेल हो जाती है, तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? फटीग कहते हैं। क्या है? जब अल्टरनेटिंग स्ट्रेस उत्पन्न होता है किसी भी मटेरियल में, तो क्या होती है, कुछ समय बाद वो मटेरियल फेल हो जाता है, धातु फेल हो जाती है, वही क्या कहलाती है? फटीग कहलाती है। तो ये थी कुछ प्रमुख आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अगर बात की जाए केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिकली आपका दो तीन इंपॉर्टेंट है, एक है ऑक्सीडेशन, एक है कोरोजन। ऑक्सीडेशन क्या, बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जिनको जब आप खुले वातावरण में एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो क्या होती है, वो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके वहां पर फेरिक ऑक्साइड बना लेती हैं। ऐसी भी धातुएं जिनमें आयरन की मात्रा पाई जाएगी, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके Fe2O3 नाम का फेरिक ऑक्साइड बनाती हैं, जिसके कारण धातु पर क्या होता है? जंग लग जाता है। ठीक, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जंग लगने से धातु का भार घट जाता है या बढ़ जाता है? तो जंग क्या है? एक संक्षारण, क्या है? संक्षारण की क्रिया है जिससे मेटल हमारा धीरे धीरे खत्म होता रहता है। तो मेटल खत्म होगा तो क्या होगा? धातु का भार उसका घट जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट होता है कोरोजन, जिससे सेम आपका यही है, जंग लगना कोरोजन ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है। तो इन सभी से कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या उस पर आप प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से कोटिंग कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी हाफ एन आवर से ज़्यादा की हो चुकी है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नेस के बारे में, डिफरेंट टाइप के आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन, देन स्टील के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं कि क्लास को और किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको पहले वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।